वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग वेक्टर का पार्ट 3 देखेंगे। क्विकली देखते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या टॉपिक कवर करना है। आज के क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि किसी वेक्टर को एक्स वाई जेड प्लेन में किस तरह कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला जाता है। फिर हम लोग एनालिटिकल मेथड यूज़ करके दो वेक्टर के ऊपर वेक्टर अलजेब्रा का ऑपरेशंस करेंगे, जैसे एडिशन। फिर एक प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे दो पोजीशन वेक्टर्स दिए रहे हैं, इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर दिया रहे और फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर दिया रहे, तो उस केस में किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी वेक्टर के अलोंग उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं, वो कैलकुलेशन भी देखेंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो तरह का प्रोडक्ट लेने का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्यों हमें दो तरह का प्रोडक्ट का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, वो भी डिस्कस करेंगे। डिटेल में देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और इसी के साथ हमारा वेक्टर रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आज उसी को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अगर पकड़ लो कि ये ए वेक्टर को हमें एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व करना है और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करना है, तो इस रिजोल्यूशन से जो कंपोनेंट्स मिलेगा उसको कहेंगे कि ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और ए का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस वो कैसे निकालते हैं। इस मेथड को शैडो मेथड भी कहते हैं, जहां पे हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि पैरेलल लाइट सोर्स से पैरेलल लाइट आ रहा है। जब ये पैरेलल आएगा अलोंग, तो एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर होगा। पकड़ लो कि यहाँ पे कहीं पे एक लाइट सोर्स है जहाँ से पैरेलल लाइट आ रहा है, तो इस ए का शैडो एक्स एक्सिस पे कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे शैडो बनेगा। तो यहाँ पे जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग ए एक्स नाम दे देते हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो इसके अलोंग ए एक्स को जब हम आई कैप के साथ लेते हैं तो हमें ए का वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे एक लाइट सोर्स डालें और वहाँ से पैरेलल लाइट्स मूव हो रहे हैं, रेज लाइट के जो रेज हैं वो पैरेलली आ रहे हैं, तो वाई के ऊपर एक शैडो क्रिएट होगा ए का, जो यहाँ पे ब्लैक कलर के से मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस लेंथ को अगर हम लोग ए वाई कहें और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर जे है, दोनों को अगर साथ में लें तो ए का ये वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कहलाएगा। एक बार हमें ये कंपोनेंट्स मिल गए तो हम लोग ए को इस तरह से लिख सकते हैं। ए को लिखा जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये अभी हम लोग 2D में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर ए को हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया ए एक्स और ए वाई के टर्म में, जो कि कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो ए एक्स है और ये ए वाई है, ये सिर्फ लेंथ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इनको हम लोग स्केलर कंपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है, स्केलर कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है। जब इनको x के यूनिट वेक्टर और y के अलोंग यूनिट वेक्टर के साथ लिखें तो ये ax i और ay j ये एक साथ वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे। तो इस तरह से a को जब हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो उसका कुछ एक स्केलर कंपोनेंट मिलता है, साथ में वो कुछ वेक्टर कंपोनेंट्स में भी डिवाइड हो सकता है, रिजॉल्व हो जाता है। अब पकड़ लेते हैं कि ये जो वेक्टर a है ये x के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। इस केस में ट्रिगोमेट्री से अगर हम लोग देखेंगे तो इस छोटे से ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग ओ ए अगर निकालें जो कि इक्वल टू ए एक्स है, वो ट्रायंगल में अगर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ए का लेंथ कॉस थीटा, और उसी तरह से ओ बी जो है जो कि ओ वाई के बराबर है, ये हो जाएगा ए का लेंथ साइन थीटा। ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से। अगर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के बारे में कोई डाउट है तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अगर एंगल दिया हुआ रहे, थीटा दिया हुआ रहे और ए हमारा हमें मालूम हो तो ए का जो मैग्नीट्यूड है और थीटा के टर्म में हम लोग ए एक्स और ए वाई जो कि स्केलर कंपोनेंट हैं वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिख सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव वे है। इसका मतलब है कि हम लोग ए को जो रिजॉल्व किए हैं ए एक्स आई ए वाई जे, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ए इजकल टू ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, जब एंगल थीटा दिया हुआ रहे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि थीटा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ए वेक्टर बना रहा है वो एंगल है, तभी हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह मॉड में भी लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो ओ बी का लेंथ है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम लोगों को वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए बी में जाएंगे। इस ट्रायंगल में अगर देखो तो यहाँ पे ओ ए इजकल टू दिया हुआ है क्या, ए एक्स। हम लोगों ने देखा था कि शैडो मेथड से किस तरह से हम लोग ए का प्रोजेक्शन निकालते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इस। तो यहाँ पे जब हम लोग ओ ए बी में देखते हैं तो यहाँ पे ओ ए जो है वो क्या है, ए का प्रोजेक्शन या फिर ए का स्केलर कंपोनेंट, और ए बी क्या है, ए वाई के बराबर हो जाएगा। ये लेंथ क्या हो जाएगा, ए वाई के बराबर हो जाएगा, राइट। ये ऑलरेडी ये लेंथ क्या है, ए एक्स के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी जो है वो रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर भी हो सकता है। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिला, ओ बी का लेंथ ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, जहाँ पे हम लोग को ए
x और ए वाई क्या है, ए बी का वैल्यू ए वाई है, ओ ए का वैल्यू ए एक्स है। तो और यहाँ पे ओ बी क्या है, ओ बी जो है ये मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसी को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को 2D में ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का पूरी ओवर रूट निकालेंगे तो वो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं कि हम लोग 3D में इसको कैसे निकालेंगे, यानी एक्स वाई और जेड प्लेन में। यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि ये ए एक वेक्टर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक्सिस उसका रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स के अलोंग आई कैप जे कैप और के कैप जो है एक्स वाई जेड के अलोंग इनका यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे ए का प्रोजेक्शन या ए का वाई के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, एक्स के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालेंगे और जेड के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो कर क्या रहे हैं, सबसे पहले यहाँ ऊपर से रेज डाल रहे हैं। ऊपर से जब रेज डालेंगे तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरेगा, फिर इस प्लेन में हम लोग इस प्लेन में इस तरह से रेज डालेंगे तो हमें एक कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग इस तरह से रेज डालेंगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा, और ये जो प्लेन है इसके अलोंग इस तरफ से रेज डालेंगे तो हमें यहाँ पे भी कंपोनेंट मिल जाएगा। जो कंपोनेंट मिला है उसका नाम दे देते हैं। ये ए का ही कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो है अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पे छोटा सा ये जो है अलोंग जेड एक्सिस। उन कंपोनेंट को अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के साथ लें तो वो उसका वेक्टर कंपोनेंट हो जाता है। इसका नाम दे देते हैं, ये ए एक्स नाम दे देते हैं, ये ए वाई नाम दे देते हैं, और इसको ए जेड नाम दे देंगे। अगर ये ए जेड है तो हमारा ये जो लेंथ है ये भी ए जेड हो जाएगा। अगर ये ए एक्स है तो हमारा ये लेंथ भी ए एक्स हो जाएगा, और अगर ये ए वाई है तो ये लेंथ ए वाई के बराबर होगा। अब थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। इसको ओ पकड़ लो, इसको पी, और ये क्यू आर, ये एस, ये टी। तो अगर इस केस में हमें ये जो ए वेक्टर है उसका लेंथ पता करना हो इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई और ए जेड, तो वो लेंथ क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, उसी का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो अब जरा देख लो, ट्राइंगल ओ आर क्यू को अगर फिगर को रेफर करोगे तो इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, जहाँ पे ए एक्स है, ए जेड है, ये ए एक्स ए जेड ओ आर क्यू में उसका अलग अलग लेंथ है, और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसलिए यहाँ पे ओ क्यू, अगर हम लोग ओ क्यू निकालें तो ओ क्यू का क्या वैल्यू आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब अगर ये जो खड़ा वाला ट्राइंगल है ओ पी क्यू, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पी क्यू क्या है, ए वाई के बराबर है, ओ पी क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर ए जो कि ए के बराबर है, यानी ये एक मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ओ क्यू अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने निकाला है, जो यहाँ पे रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर है। अब इस केस में अगर हमें ए निकालना है जो कि ओ पी का वैल्यू है, वो क्या आ जाएगा, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर के बराबर आ जाएगा।
सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे बैठा दो। तो अगर वैल्यूज़ को बैठा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें जो फाइनल ए मिलेगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनली आ जा रहा है क्या, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट। अब जरा देखते हैं, अगर ये जो वेक्टर ए है ये x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब जरा देखते हैं कि ये जो वेक्टर ए है ये x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ए वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और ए जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इनका वैल्यूज क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल टीपीओ में, ट्रायंगल टीपीओ में अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बाहर आएगा, टीपीओ, जहाँ पे ओपी का वैल्यू हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ओटी ए वाई है और ये एंगल जो है ये बीटा है, ये 90 डिग्री है। तो इस केस में क्या कह सकते हैं, अगर इस केस में हम लोग कॉस बीटा लें तो वो क्या आ जाएगा, ए वाई बाई ए, कॉस बीटा ए वाई बाई ए आ जाएगा, इसलिए जो बीटा होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए वाई बाई ए आ जाएगा। तो इस केस में देख लो कि बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वाई बाई ए आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलर ऑपरेशंस करके हम लोग अल्फा और गामा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, याद रखने के लिए क्या है कि अल्फा के साथ यहाँ पे ए एक्स बाई ए है, ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस को मैग्नीट्यूड का रेशियो लेते हैं तब हमें अल्फा मिलता है। उसी तरह से बीटा ए वाई यहाँ पे है, गामा ए जेड यहाँ पे है। तो इस तरह से 3 डायमेंशंस में भी हम लोग किसी वेक्टर को फुल्ली रिजॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे ए इज इक्वल टू जो मैग्नीट्यूड है वो लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर वेक्टर को रिजॉल्व फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे ए इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और जहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड जो है ये वेक्टर है, यहाँ पे जो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर का रूट, और जहाँ पे एंगल जो है डायरेक्शन के लिए भी हम लोग अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम लोग 2 डायमेंशन में भी बांट सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, जहाँ पे आई जे के जो है वो एक्स वाई जेड के अलोंग उनका यूनिट वेक्टर है। अब हम लोग आ जाते हैं कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट से किस तरह से ऐड करते हैं। इसी को हम लोग एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। तो पकड़ लो कि हमारे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू उसके रिजॉल्व फॉर्म में ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, उसी तरह से बी दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इन दोनों का अगर सम निकालना हो तो सिंपल है, ऐड करना हो तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा। इसका कंपोनेंट वाइज हम लोग ऐड करेंगे, ए एक्स को बी एक्स के साथ ऐड कर देंगे, साथ में रह जाएगा क्या आई। उसी तरह से ए वाई को बी वाई के साथ ऐड कर देंगे, साथ में रह जाएगा जे कैप, और फिर ए जेड प्लस बी जेड और साथ में रह जाएगा
के कैप। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल में पकड़ लो कि ए इजकल टू दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू लेते हैं 3i प्लस 2j माइनस, या प्लस ही रहने दो, प्लस के। बी को ले लेते हैं i माइनस 3j प्लस 2k। इस तरह से दो वेक्टर हमारे दिए हुए हैं। अगर हम लोग इन दोनों का सम निकालना चाहें तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे। तो सम क्या आ जाएगा, a प्लस बी इजकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4i, यहाँ पे माइनस j और यहाँ पे 3k। तो इस तरह से एनालिटिकल वे से हम लोग कंपोनेंट को कंपोनेंट्स के साथ ऐड करके, जैसे ये जो दोनों स्केलर कंपोनेंट है ax और bx, उनको एक साथ ऐड कर दिया, फिर ay by को एक साथ ऐड कर दिया, bz और az को एक साथ ऐड कर दिया, कंपोनेंट वाइज ऐड कर लिया और साथ में उनको रिप्रेजेंट कर दिया अलोंग विथ यूनिट वेक्टर i j k, जिसके साथ हमें वेक्टर कंपोनेंट्स मिल गए। तो ये सम का हमें पूरी रेजोल्यूशन मिल गया। तो हम सम इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एनालिटिकल मेथड है। हम लोगों ने पहले क्या देखा था, ज्योमेट्रिकल मेथड देखा था, ये हो गया एनालिटिकल मेथड। तो इस तरह से हम लोग दोनों मेथड से अब फैमिलियर हो चुके हैं समेशन का। अगर मानो कि सब्ट्रैक्शन भी रहे तो सेम मेथड से ही आप कर सकते हो। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं जहाँ पे कहा गया है कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का, जब दो वेक्टर a और b दिया हुआ है और वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो ये हमारा दो वेक्टर है, वेक्टर a और b, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो उस केस में हमें इन दोनों का वेक्टर से जो ऐड करेंगे उससे जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड a, b और थीटा के टर्म में निकालना है, साथ साथ उसका डायरेक्शंस भी निकालना है। वो किस किस डायरेक्शन में निकालना है, राइट। तो हम लोग इस ऑपरेशंस को आगे देखते हैं। अगर हम लोग इस b को यहाँ से मूव करके यहाँ ले आएंगे तो देखो यहाँ पे हेड टेल मेथड से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग हेड टेल मेथड से ऐड कर दें तो हमें रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लूप क्लोज करना पड़ेगा, उसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। तो हमें लूप चेंज करके और ओरिएंटेशन चेंज करके जो मिला वो लूप क्लोज करने के बाद वो कहलाएगा रिजल्टेंट R। ये जो रिजल्टेंट है ये A के साथ एंगल बना रहा है अल्फा और ये जो है B के साथ, B वेक्टर के साथ बना रहा है बीटा, राइट। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, R निकालना है, R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। अल्फा बीटा इसलिए निकालना है क्योंकि हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा। और ये जो R का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये टर्म्स ऑफ A, B और ये थीटा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। अब जो है हम लोगों ने कुछ एक्सटेंड किया है, A को थोड़ा एक्सटेंड किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, राइट। यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं, जैसे ये O, ये A, B, C, D। सॉरी, इसको A, B, C, D नाम ना देके हम लोग कुछ दूसरा नाम, A, B नाम नहीं देंगे, इसको दूसरे नाम से देखेंगे। ये हो जाएगा O, P, Q, R, S। तो इस तरह से इसका नेम कर दिया, ठीक है। तो जरा आप देखो ये एंगल SOP जो कि थीटा दिया हुआ है, एंगल बिटवीन A एंड B, ये इक्वल होगा एंगल RPQ के। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा क्या, थीटा। तो अब इस ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में RPQ में PR जो है वो B का लेंथ है, B वेक्टर का लेंथ है, यानी सिर्फ B है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ। ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है। तो हमें जो PQ मिलेगा वो मिल जाएगा B cos थीटा।
और आर क्यू जो मिलेगा वो मिल जाएगा बी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा और ये हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा, राइट। तो अब जो है हमें चाहिए क्या, ये जो रिजल्टेंट आर आया है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो वो किस ट्रायंगल में निकालेंगे, वो हम लोग ले लेंगे इस तरह का एक ट्रायंगल है जहाँ पे ये आर है, ये आर ओ क्यू वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ है ओ क्यू वो कितना के बराबर है, ये जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है प्लस बी कॉस थीटा, इन दोनों के बराबर है। तो ये लेंथ हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा और ये लेंथ है सिर्फ बी साइन थीटा। तो हमें अगर आर का सिर्फ लेंथ चाहिए तो वो लेंथ किसके क्या क्या हो जाएगा, वो लेंथ आ जाएगा क्या, ओ क्यू होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आर क्यू होल स्क्वायर। अब जो है हम लोग ओ क्यू का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे और आर क्यू का वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। तो सारे वैल्यूज को बैठाते जाओ, खुद से बैठा लेना। बैठाने के बाद जो है हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हमारा पहला सॉल्यूशन मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया ऑफ द रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। अब हमें नेक्स्ट पोर्शन में आ जाना है। नेक्स्ट पोर्शन में क्या है कि हमें एंगल भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा एंगल निकालते हैं, ठीक है। अल्फा एंगल भी हम लोग सेम ट्रायंगल में ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एंगल अगर अल्फा है, ये आर है, ये जो है ए प्लस बी कॉस थीटा है और ये जो है ये है बी साइन थीटा, राइट। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग अल्फा का टेंजेंट लेंगे, यानी अल्फा का एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो लें 10 अल्फा, तो वो क्या आ जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से अल्फा हमारा क्या आ गया, 10 इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये एंगल भी आ गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी आ गए कि डायरेक्शन भी पता चल गया इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। साथ में जब हम लोग देखेंगे कि सिमिलर तरीके से अगर हम लोग बीटा डेराइव करें तो बीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा। इस तरह से अल्फा बीटा और आर तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग जो है वो बीटा का वैल्यू खुद से डिराइव करके देखिएगा, यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि जब दो पोजीशन का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो उस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ये एक, ये मान लो O है, ये X और ये Y। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 2 1 2 3। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2:3 2,3 लिख सकते हैं। इसका पोजीशन का एक पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें जो है ऑरिजिन के साथ एक वेक्टर क्रिएट कर लेना होगा, राइट। ये हम लोगों ने एक वेक्टर बना लिया, राइट। ये हमारा एक वेक्टर आ गया, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं P। तो इस केस में हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, OP एक पोजीशन वेक्टर है जो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन था।
वो यहाँ से जो है Q पॉइंट तक चला गया। जो Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं, जो दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो इसका पॉइंट का दिया हुआ है क्या 6 5, राइट। तो अब इसमें भी हम लोग एक पोजीशन वेक्टर बना लेंगे, तो पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। तो ये हमारा OQ जो है पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, OP दिया हुआ है और OQ दिया हुआ है। ये दो क्या है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, या फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है PQ, जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हमें पता करना है ये, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर OP को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2i प्लस 3j कंपोनेंट्स के अलोंग। और OQ को क्या लिख सकते हैं, OQ को लिख सकते हैं 6i प्लस 5j, राइट, कंपोनेंट्स में तोड़ के। और इस ट्रायंगल में अगर गौर से देखो तो OP प्लस PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट OQ। कहां से आ गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PQ निकालना है। तो PQ क्या है, PQ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, OQ माइनस OP के बराबर हो जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें माइनस करने से मिल जाएगा। तो अब जरा देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा है कि एनालिटिकल वे से किस तरह से कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट जोड़ के या घटा के हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे OP दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है, दोनों को कंपोनेंट वाइज हम लोग एक साथ लिख लेंगे, तो हमें PQ मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। OQ का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये हो जाएगा 6i प्लस 5j माइनस OP का वैल्यू डाल दो, OP का वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस 3j। तो PQ जो है, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4i प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2j। तो ये जो नया वेक्टर मिल रहा है ये क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर, सॉरी ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो ये सिंपली जितना भी अभी हम लोगों ने सीखा था उसी से हम लोगों ने ये बनाया है। ये क्या है कि दो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहे तो हम लोग किस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया तो तुम लोग तो जानते हो किस तरह से हम लोग PQ को मैग्नीट्यूड निकाल, PQ का मैग्नीट्यूड तो आप लोग निकालना जानते ही हो। तो अगर हम लोग को PQ का मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो PQ का मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 16 4 20 रूट अंडर 20। ये क्या हो गया, हमारा PQ का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं या फिर एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। क्या क्या यूटिलाइजेशन हुआ है यहाँ पे, किन किन कॉन्सेप्ट का, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूटिलाइजेशन हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वेक्टर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ लगाया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो अभी तक जितना भी कुछ सीखे थे सारा का यूटिलाइजेशन इसमें हो गया है। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर A वेयर A इज इक्वल टू, इस तरह का कोई एक वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों को A के अलोंग ही उस A का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। वो कैसे निकालना होगा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि A का जो मैग्नीट्यूड है उसको उसी के यूनिट वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पूरी वेक्टर मिल जाता है, राइट।
इसका मतलब समझते हैं, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब कि ये जो है ये एक्स वाई एक्सिस ले लिया, यहाँ पे एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर का अपना एक लेंथ है ए, ठीक है। उस लेंथ का कुछ भी एक वैल्यू हो सकता है, पकड़ लो कि 5, 6 कुछ भी हो सकता है, राइट। और इसी के अलोंग जो है छोटा 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 ए का यूनिट वेक्टर भी रहता है। तो इनमें से ये जो छोटा छोटा वेक्टर जो एक साथ मिल के जो ए पूरा बना रहा है, तो अगर हम लोग जो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को इस छोटे से वेक्टर इस छोटे वेक्टर का नाम देते हैं, ए के ऊपर एक कैप डाल देंगे, उसके साथ अलोंग ले लेंगे, तो वो हमें पूरी वेक्टर दे देता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग ये प्रॉब्लम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 और 9 यानी √13, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइनली ए के ऊपर जो कैप है वो फाइंड आउट करना है। तो ए के ऊपर जो कैप है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को देखो, वहीं से हम लोगों ने ये लिखा है डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर में ए का वैल्यू डाल दो जो कि दिया हुआ है 2i प्लस 3j, नीचे में जो मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने निकाला है 13, तो ये आ जाएगा क्या, 2/√13i प्लस 3/√13j। जो ये वैल्यू आ रहा है लास्ट में, ये वाला, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर इटसेल्फ व्हेन a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट जब किया था तो हम लोगों ने एडिशन सीखा, अब ये मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह के हो सकते हैं, आइदर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ये एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को ही कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेमिंग कन्वेंशंस यूज होते आए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें दो तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है, राइट? हमें दो तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है, क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट आई है? जबकि हम लोगों ने अलजेब्रा में देखा था भाई प्रोडक्ट मतलब तो एक ही होता है, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल, दो नंबर उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी ऐसी क्या आवश्यकता होगी कि हमें दो तरह के प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को लेके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, आइदर स्केलर और वेक्टर, राइट? तो जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं या दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें कभी कभी जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो आइदर स्केलर मिलता है या वेक्टर मिलता है, कोई एक फिक्स नहीं होते, आइदर स्केलर मिलेगा और वेक्टर मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट होता है। और जो वर्क डन है वो एक्चुअली में एक स्केलर प्रोडक्ट है, उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हमारा कुछ एनर्जी खत्म हो रहा है, कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है वर्क डन में, ठीक है? तो हमारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, राइट? अगर मानो कि एक बैटरी लगा हुआ, कुछ तुम्हारा फ़ोन का एक बैटरी है अभी, या फिर बैटरी से कुछ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो जब वर्क कर लेगा तो उसका बैटरी जो है, एनर्जी जो है वो कम जाएगा, घट जाएगा। तो वो घट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हो नहीं रहा है, इसलिए वो स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, दो वेक्टर से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, स्केलर है। उसी तरह से जब हम लोग टॉर्क निकालेंगे
जो टॉर्क निकलेगा वो फोर्स और रेडियस का जो है क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक वेक्टर होगा। यानी हमें कभी कभी वेक्टर मिल रहा है और कहीं कहीं पे स्केलर मिल रहा है। यही एक रीज़न है कि हम लोग दो तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जब भी हमें दो वेक्टर के ऑपरेशंस के बाद एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो उस केस में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और जब दो वेक्टर के ऑपरेशंस के बाद हम लोगों को कोई वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उस केस में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो यही वो रीज़न है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशंस को देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने वर्क डन का एग्जांपल देखा था। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इसको एक जगह समझते हैं। ये पकड़ लो कि एक ब्लॉक, एक प्लेन है जहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक को तुम इस तरफ खींच रहे हो विथ फोर्स F। ये ब्लॉक जो है ये किसी तरह का एक पकड़ लो कि नट है जो एक रॉड के अंदर फंसा हुआ है। ये इधर ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ आगे ही या पीछे ही मूव कर सकता है, राइट। तो इस कंसीडरेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग इसको इस तरफ खींचते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया। तो इस केस में जब हम लोग बोलेंगे कि ये फोर्स इतना डिस्प्लेस किया तो कितना काम किया, ये क्वेश्चन आ गया। तो एक्चुअली में हम लोग उसी फोर्स को कंसीडर करेंगे जो सिर्फ इस डायरेक्शन में लगा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इस फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये F cos थीटा आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा F sin थीटा। तो हमें देख के पता चल गया कि भाई सिर्फ इस अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम लोग देखें कि क्या क्या वेक्टर है तो यहाँ पे है क्या F cos थीटा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S के बराबर, राइट। तो देखो सिर्फ इसी एक्शन में ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कोई काम नहीं किया है, जो काम करना था वो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वही किया है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको लिखा जाएगा कुछ इस तरह से F cos थीटा डॉट S। यहाँ पे सबका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो है सबका मैग्नीट्यूड लिया गया है, ठीक है। तो हमें जो डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है। तो इसी का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो जेनेरिक डेफिनेशन हो जाता है A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, where थीटा is equal to angle between A and B। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो गया, राइट। अब एक चीज गौर करो कि I डॉट I अगर हम लोग निकालें, दो छोटे यूनिट वेक्टर हैं, तो इसी डेफिनेशन को फॉलो करके अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा I का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, I और I के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, राइट। I और I के बीच का एंगल सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो I डॉट I
इजकल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली जो है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनका वैल्यू 1 ही आएगा। अब अगर आई डॉट जे निकालोगे तो आई जे का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू 0, यानी ये 0 हो जाएगा। तो अब जरा देखो कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इक्वल टू 1 और बाकी सब जितने भी रिजल्ट आएंगे सबका 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग a डॉट बी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। उसी तरह से देखो ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। बाकी जितने भी हैं जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के, इस तरह के जितने भी हैं सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्लियरली क्या है, ये वाला नीचे। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1 है। सारे का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। राइट तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया है कि a डॉट बी जब निकाल रहे हैं वेक्टर a डॉट बी, तो सिर्फ ax bx यानी जो भी कंपोनेंट है x एक्सिस पे उनका स्केलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट ही बच रहा है। स्केलर प्रोडक्ट का कंपोनेंट ही बच रहा है। जैसे ax भी हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर वैल्यू है ax, और bx भी हमारा स्केलर वैल्यू है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उन फिर यहाँ पे ay, by, az, bz सिर्फ वो इतना ही बच रहा है। इसको लेके अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है a डॉट b जब वहाँ पर उनका वैल्यू दिया हुआ हो। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं a इजकल टू जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 3i प्लस 2j प्लस के, और b भी यहाँ पे लिख लेते हैं, b इजकल टू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के। तो हम लोग को a डॉट b निकालना है, और a डॉट b में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं क्या, a डॉट b क्या होता है, ये सिर्फ होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे। सिंपली एक स्केलर वैल्यू आएगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, तो ये 13, a डॉट बी इक्वल टू 13 आ गया। तो इस तरह से सिंपल एक प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, वर a जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया वही है सेम, दो वेक्टर दिया हुआ है उनके बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है कि डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b।
अब यहाँ पे हम लोगों को थीटा ही निकालना है, तो थीटा इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यह मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। तो फाइनली जो थीटा आने वाला है वो हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके ही हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये हम लोग रख लेते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि a डॉट बी का वैल्यू क्या था 13, तो यहाँ पे a डॉट बी में 13 आ जाएगा। अब हम लोग इंडिविजुअल a का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और b का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले हम लोग a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। भाई a का मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, रूट अंडर करो, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि आ गया क्या 9 4 5, यानी रूट अंडर 14, राइट। उसी तरह से b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, b का मैग्नीट्यूड भी उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आ जाएगा कितना 10 14, ये भी रूट 14 आ रहा है भाई, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे नीचे में हम लोग दोनों को रूट 14 इंटू रूट 14 कर देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, अब जो है थीटा निकल जाएगा हमारा किस तरह से, ये इस फॉर्मूला में कॉस इनवर्स, ऊपर में a डॉट बी बैठा दो 13, नीचे में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बैठा दो, ठीक है। तो ये जो है मल्टीप्लाई होने के बाद जो थीटा आ रहा है वो कॉस इनवर्स 13/14। तो ये इन्वर्स टेबल का जो टेबल है वो देख लो, वैल्यू निकल जाएगा, तो उससे हमें एग्जैक्ट थीटा जो है वो मिल जाएगा, और वही थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो उस केस में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरा देखते हैं, ठीक है। यहां पे पकड़ लो कि हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और बी, और इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है भाई, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये जो ए और बी है, इसको अगर हम लोग ठीक से मिलाएं, इन दोनों को अगर हम लोग ठीक से मिलाएं और एक इन दोनों के अंदर जो एरिया बन रहा है, वो एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। एरिया भी एक तरह का वेक्टर ही होता है, जो आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एरिया एक वेक्टर होता है, क्योंकि एरिया जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। पकड़ लो कि तुम एक किसी एक के पकड़ लो कि तुम्हारे पास ऐसा एक कोई कार्ड है, राइट। ये एक कार्ड है, छोटा सा कार्ड है, राइट। ये रेक्टेंगल शेप का है। इसको तुम स्क्रीन के बाहर से जब देख रहे हो तो इसमें तुमको नज़र आ रहा है भाई हाँ इसका कोई एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस कार्ड को हम लोग अगर इस एंगल से देखें तो इसका कुछ भी हमको मैग्नीट्यूड नज़र ही नहीं आएगा। यानी कि एरिया जो है वो कहाँ से देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ से उसको मापा जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन से मापा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जब A क्रॉस B निकालेंगे तो A और क्रॉस B के अंदर में जो एरिया जो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है उसके अंदर में जो एरिया बन रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा A क्रॉस B के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड एक नया वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और उसका डायरेक्शन जो है एक पर्टिकुलर रूल जिसको राइट हैंड रूल कहते हैं,
राइट हैंड रूल उसको फॉलो करेगा। राइट हैंड रूल क्या है वो हम लोग नेक्स्ट थोड़ी देर में समझते हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अभी जब भी हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलता है, ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो जरा देखते हैं। वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो जो भी वेक्टर मिल रहा है उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है एरिया बिटवीन ए और बी के द्वारा जो एरिया घेरा जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए, ये जो इसको नाम दे देते हैं डी, यहाँ पे जो ओ ए डी बी पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ क्या हो रहा है बी साइन थीटा, नीचे बेस कितना है ए का, तो हम लोग सी का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिख सकते हैं क्या कि बेस इंटू बी साइन थीटा, हाइट इंटू बेस। तो इस तरह से हम लोग को ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ये क्या है मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्रॉस प्रोडक्ट से जैसे हम लोग का जैसे सी एक वेक्टर आया था ए क्रॉस बी पे, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एक फिगर में मैंने बनाया है, अपना दाहिना हाथ लो, ठीक है, और दाहिना हाथ का जो चारों उंगली है उसको जहाँ से क्रॉस हो रहा है पकड़ लो कि हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए जिधर है उधर अपना चारों उंगली को डाल दो, ठीक है, और उसको ले जाओ बी की तरफ, उसको उंगलियों को कर्ल करते हुए, उंगलियों को मोड़ते हुए बी की तरफ ले जाओ, तो वो हो जाएगा ए क्रॉस बी। और जो तुम्हारा अंगूठा है दाहिने हाथ का, राइट हैंड का अंगूठा है, वो पॉइंट करेगा तुम्हारा जो भी रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी से आने वाला है उस वेक्टर के डायरेक्शन को। यहाँ पे फिगर जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो जरा देखो। यहाँ पे ए है ग्रीन में दिया हुआ है, रेड में बी दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल अल्फा फाई दिया हुआ है, और उसके ऊपर जो है सी ऊपर की ओर जा रहा है, जेड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन। उसी तरह से अगर हम लोग उल्टा करके मल्टीप्लाई करें तो सी का डायरेक्शन पूरी नीचे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग देख के बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है जिसे सी मिल रहा था, जब बी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस सी मिलेगा, यानी ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी इंटू क्रॉस ए के बराबर होता है। दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में जो है ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता था, क्योंकि इन दोनों से तो एक स्केलर मिल रहा था, स्केलर मतलब एक नंबर, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अब जो क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हमें सी मिल रहा है, लेकिन जब बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो हमें माइनस सी मिल रहा है। तो इस आइडेंटिटी से हम लोग बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस सी के बराबर होता है। तो ये राइट हैंड रूल जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है घर में, और इस फिगर को देख के समझना है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करने वाले हैं जहाँ पे ए और बी दिया हुआ है जैसे कंपोनेंट के फॉर्म में, उसको हम लोग ए क्रॉस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको एक जेनरिक वे में पहले देखते हैं। अगर मान लो कि ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हो, और बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के हो। तो अब अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे करेंगे,
ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। कंपोनेंट वाइज ए इसको ले लिया, पहले वाले कंपोनेंट को ले लिया, और फिर बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। तो जरा गौर करो, यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ पे आई है, ऊपर की तरफ में जे है। तो जब आई और जे इस तरह से मल्टीप्लाई हो, आई क्रॉस जे अगर हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर की तरफ, यानी के साइड होगा, राइट। तो उसको यूनिट वेक्टर के हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब उलाट के मल्टीप्लाई करें, इस तरफ मल्टीप्लाई करें, जे क्रॉस आई करें, तो हमें माइनस के मिलता है। तो इस तरह जो है इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, जैसे आई जे के, ये सर्कल बना लिया। तो जब आई क्रॉस के इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा। जब जे और के इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें आई मिलेगा। उसी तरह से जब ये लूप चलता है, इस तरफ जब मल्टीप्लाई हो रहा है आई जे के आई, तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मानो कि इस तरफ चला है, माने के और जे अगर मल्टीप्लाई हुआ तो हमें माइनस आई मिलेगा। उसी तरह से जे और आई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के मिलेगा। तो इस तरह से ये उल्टा घूमता है, जो बाहर उल्टा घूम रहा है उस केस में हमें माइनस मिलता जाएगा और इसमें प्लस मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और आई जे के को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा वो हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ढेर सारा नंबर आ गया यहाँ पे। जहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन सब का वैल्यू जो है वो, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आई क्रॉस आई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आई साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन आता है, तो इनका वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म हट जाएगा, इसको हटा ही देते हैं। ये टर्म हट गया, ये टर्म हट गया और ये टर्म हट गया, ठीक है। अब जो है हम लोग के पास जो भी बचा हुआ है, जैसे आई क्रॉस जे, तो यहाँ पे देखो आई जे, तो हमें क्या मिलेगा प्लस के। तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे आई और ये इसको प्लस के से, ठीक है। फिर देखो आई क्रॉस के मतलब उल्टा जा रहा है, आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, तो इसमें मिलेगा हमें माइनस जे। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस जे से। फिर देखो जे क्रॉस आई यहाँ पे फिर भी उल्टा गया, यानी माइनस के मिलेगा। यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस के से। यहाँ पे जे क्रॉस के आई मिलेगा भाई, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा आई आ गया जे क्रॉस के। उसी तरह से जब के क्रॉस आई, ये भी ठीक डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जे मिलेगा, तो ये जे कैप आ गया। के क्रॉस जे उलट गया भाई, माइनस आई आ जाएगा।
तो अब इस सारे रिजल्ट को हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं, सजा के लिख लेते हैं। तो जब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा A क्रॉस B का वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पे इनका वैल्यू रखो और निकालो। ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा है कैलकुलेशन के लिए, तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। उस मेथड को यूज़ करके भी हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं काफ़ी क्विकली, याद रखने में भी आसानी होगा। पकड़ लो कि यहाँ पे A और B का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोगों को वो वाला निकालना है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, याद रखना है A क्रॉस B, B क्रॉस A नहीं, A क्रॉस B। तो करते क्या है, पहले यहाँ पे I लिख लो, J लिख लो, K लिख लो, ठीक है। फिर उसके नीचे जैसा जैसा है वैसे ही लिखना, AX AY AZ BX BY BZ। यहाँ पे 2 लाइन डाल दो। फिर यहाँ पे AX AY AZ BX BY BZ। इस तरफ भी AX AY AZ BX BY BZ, ठीक है। इतना डाल लिया, राइट, इतना डाल लिया। अब हम लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव साइन दो, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, A क्रॉस B। याद रखना जब हम लोग A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो पहले A का वैल्यू डाल रहे हैं फिर B का। अगर B क्रॉस A निकालेंगे तो पहले B का वैल्यू डालेंगे फिर A का, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लस साइन दे दिया, ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ पे I डाला, हाँ, प्लस साइन दे दिया। अब यहाँ से इस तरह से ये लाइन फॉलो करना है, ऐसे के। तो क्या क्या आया, AY BZ, यहाँ पे लिख लो AY BZ। फिर यहाँ पे एक माइनस साइन दे दो और फिर इधर जाओ, क्या क्या आया, माइनस AZ BY, फिर प्लस दो, फिर यहाँ पे एक छोटा प्लस दे देते हैं। फिर आएगा इधर से AZ BX, तो फिर एक डालेंगे AZ BX और फिर J के इधर एक माइनस दे दो तो फिर इधर जाएगा AX BY माइनस AX, ये क्या है, BZ है, सॉरी AX BZ, ठीक है J। फिर इधर एक प्लस डालो और फिर इधर चलो AX BY, फिर इधर जाओ माइनस AY BX के। तो ये हमारा सिंपल वे से आ गया। ये मुझे इजी लगता है याद रखने में, कैलकुलेशन करने में। हो सकता है आप लोगों को भी इजी लगे, ठीक है। इसी को मैंने इस तरह से यहाँ पे सजा के लिखा है। तो आप लोग इसको देख के वैल्यूज़ जो है पॉज करके वैल्यूज़ जो है वो नीचे लिख लेना, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, राइट। और फिर हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा। ये वाला फॉर्म याद रहना चाहिए, इससे मैग्नीट्यूड निकला था हमारा A √√ AX² AY² और AZ² के बराबर। फिर हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है कॉस इनवर्स के टर्म में किस तरह से निकल रहा है। कॉस इनवर्स अल्फ़ा अगर AX है तो यहाँ पे AX/A, यहाँ पे बीटा के लिए AY/A और यहाँ पे गामा के लिए AZ/A, मैग्नीट्यूड ऑफ A करके हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा निकाले थे, जहाँ पे A जो है वो वेक्टर है और अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ बना रहा है। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर के लिए निकाला जाता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल जब थीटा दिया हुआ हो, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया था, A² + B² + 2AB cos थीटा वाला,
ठीक है, जिसमें से तुम्हारा अल्फ़ा जो है नीचे था, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा जो आया था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा वाला, ये तुम्हारा जब हम लोग 10 ले रहे थे तब, तो इस तरह से अल्फ़ा निकाला था। फिर बीटा के लिए भी इस 10 का इन्वर्स आया था, वो हम लोगों ने देखा था मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट में। इसको छोड़ के भी हम लोगों ने देखा कि यूनिट वेक्टर अलोंग इटसेल्फ कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट जो यूज़ हुआ था वो ये था कि E इज इक्वल टू जो भी मैग्नीट्यूड है उसके साथ जो है उसका यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हम लोग अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो जो भी वेक्टर है सिंपल उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। इस तरह से ये वाला देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि जब दो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालता है। फिर हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड से जैसे ax ay को साथ साथ जोड़ना सीखा। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं। और फिर वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ये एरिया के बराबर होता है। एरिया फिर हम लोगों ने कैसे निकाला, उसका डेफिनेशन कैसे डेराइव किया, और फिर फाइनली उसको मैट्रिक्स में कैसे अरेंज करके याद रखने के लिए बनाया। इसको लेके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।